नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आप सभी एमए फाइनल ज्योग्राफी राजकीय महाविद्यालय बूंदी के स्टूडेंट्स का आज की ई क्लास में स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं कि हम आपके सिलेबस का पेपर नंबर 6A एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। हम उसके फर्स्ट यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं आपके पाठ्यक्रम के, और हमारा आज का जो टॉपिक है वह आपके यूनिट 1 का टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसमें आपको एग्रीकल्चर पे इफ़ेक्ट डालने वाले विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों का अध्ययन करना है। तो हम आज आपने जिस भौतिक कारक का अध्ययन करेंगे जो कि कृषि पर प्रभाव डालता है वह है जलवायु। तो हमारा आज का टॉपिक है जलवायु का कृषि पर प्रभाव या क्लाइमेट इट्स इफ़ेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। हम जानते हैं कि कृषि के प्रारूप, प्रकार और वितरण की भिन्नता क्षेत्र, प्रदेश और राष्ट्र में परिलक्षित होती है। एक क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की फसल पाई जाती है तो दूसरे में कोई दूसरी फसल का उत्पादन होता है। सिर्फ फसल या शस्य में ही नहीं, कृषि के प्रकार और प्रकारिकी में भी क्षेत्रवार अंतर पाया जाता है, और ये जो विभिन्नताएं हैं वह भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कारकों से प्रभावित होती हैं। किसी भी क्षेत्र की कृषि को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली कारक है वह है उस क्षेत्र का भौतिक वातावरण, और भौतिक वातावरण के अंतर्गत भी जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह कृषि के स्वरूप को तो निर्धारित करता ही है, उसको नियंत्रित भी करता है, क्योंकि फसलों का विकास और उनके प्रकार जलवायु द्वारा ही निश्चित होते हैं। जलवायु के प्रभाव से ही खजूर मरुस्थल में होते हैं और हम उष्ण क्षेत्रों में अंगूर को प्राकृतिक तरीके से नहीं उगा सकते। साइबेरिया की जो ज़मीन है उस पे कृषि करना शीत ऋतु में आसान नहीं है। इसी तरह मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी कृषि उतनी आसानी से नहीं हो सकती जितनी कि नदी घाटियों में या नदी उत्पादित मैदानों में हो सकती है, और इसका एक प्रमुख कारण है जलवायु। तो कृषि के स्वरूप को निर्धारित और नियंत्रित करने में उस क्षेत्र की जलवायु एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जलवायु के जो विभिन्न तत्व हैं वो किस प्रकार उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं, अब हम उनका अध्ययन हर तथ्य के अनुसार या हर तत्व जलवायु के तत्व के अनुसार करते हैं। जलवायु का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या जो कि वहाँ की कृषि को प्रभावित करता है वह है उस क्षेत्र का तापमान या टेम्परेचर। तापमान पृथ्वी पर होने वाली सभी जैविक गतिविधियों को प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश और इससे मिलने वाली ऊर्जा जीवन के संचार का प्रमुख स्रोत हैं। कोई भी पौधा उचित तापमान के अभाव में विकसित नहीं होता है। कुछ फसलों को अधिक तापमान चाहिए होता है विकसित होने के लिए, और कुछ फसलें कम तापमान में ज़्यादा अच्छी तरह विकसित होती हैं। और यही नहीं, फसलों के विकास के अलग अलग चरणों में भी फसलों को अलग अलग तापमान चाहिए। जैसे गन्ने को बोते समय अनुकूल तापमान 17 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि जब गन्ना पक रहा होता है
तो उस समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अनुकूल रहता है। इसी तरह चावल को जब बोते हैं तो उस समय तापमान अगर 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वो ऑप्टिमम होता है। इसी तरह चावल की फसल के जो उगने के बाद जो विकास का मध्य का टाइम होता है उस समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑप्टिमम टेम्परेचर, और जब चावल की फसल पकती है तो उस समय 24 डिग्री के तापमान की आवश्यकता होती है। तो फसलों के बीज के अंकुरित होने, फसल की वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल एवं सही तापमान अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तापमान फसलों के विकास को ही नहीं, उनकी किस्मों को, गुणों को और उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में जहाँ पानी अधिक और तापमान ऊंचा होता है, पौधे अपनी वृद्धि और विकास चरम सीमा तक कर सकते हैं। इसीलिए उष्ण प्रदेशों में ऊंचे ऊंचे पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, और अगर पोलर रीजन्स को हम देखें या माउंटेन्स के हाइट वाले ऊंची पीक्स को हम देखें तो तापमान कम होने के कारण ध्रुवीय प्रदेशों में काई और मॉस जैसे वनस्पति ही विकसित हो पाते हैं। तो तापमान एक प्रमुख तत्व है जलवायु का, जो कि किसी क्षेत्र की वनस्पति के विकास को प्रभावित करता है। और क्योंकि फसलें भी एक प्रकार की वनस्पति या पौधे हैं तो उनका विकास भी तापमान पर निर्भर होता है। वर्षा किसी भी कृषि उत्पादन जो हम फसलें लेते हैं उसके लिए पानी या जल की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए अगर हम कृषि का विकास देखें तो प्रारंभ में कृषि उन क्षेत्रों पर विकसित हुई जहां सदावाहिनी नदियां थीं, और नदियों के वह मैदानी भाग जहां पर वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता था वहां पर कृषि का विकास हुआ। भिन्न भिन्न फसलों और विभिन्न पशुओं के लिए पानी की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। कुछ फसलें जैसे चावलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि ज्वार और बाजरा को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्षा का वितरण फसलों के वितरण और क्षेत्र को निश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वार्षिक वर्षा का वितरण ही नहीं, वाष्पीकरण भी फसलों को प्रभावित करता है। जहाँ इसीलिए आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर कि वार्षिक वितरण में साल भर पानी उपलब्ध रहता है, और शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर कि कुछ समय के लिए ही पानी उपलब्ध रहता है और अन्य क्षेत्रों में सिंचित कृषि होती है। इसी तरीके से खेती की सघनता या इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप, खेती का प्रकार, जैसे कि अभी मैंने देखा कि इंटेंसिटी कैसी है, उसकी पद्धति कि वो शुष्क कृषि होगी कि आर्द्र कृषि होगी कि सिंचित कृषि होगी, यह वर्षा या पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्ष में केवल एक ही फसल ली जाती है। शुष्क क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ एक से अधिक फसलें ली जाती हैं। वर्षा की कमी ही नहीं, इसकी अधिकता भी कृषि पर उल्टा प्रभाव डालती है। कहीं पे जब सूखा या अकाल पड़ता है तो कृषि प्रतिकूल तरीके से प्रभावित होती है। इसी तरीके से जब बाढ़ आती है या अत्यधिक पानी बरसता है तो वह भी कृषि को नुकसानदायक होता है। जो तीसरा जलवायु कारक है जो कृषि को प्रभावित करता है वह हैं पवनें या विंड्स। पवनें भी कृषि को प्रभावित करने वाला प्रमुख जलवायु कारक हैं। हवाओं की गति,
हवाओं की नमी व तापमान फसलों पर प्रभाव डालते हैं। तेज तूफानी हवाएं पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं तथा फलों को भी तोड़ देती हैं या उड़ा ले जाती हैं। इसीलिए ब्राज़ील में कॉफ़ी की फसलें पठार के उन ढलानों पर उगाई जाती हैं जो हवा से पौधों की रक्षा कर सकें। हल्की गति की समुद्री हवाएं नारियल के लिए बहुत अनुकूल होती हैं। शुष्क ठंडी हवाएं कृषि के लिए अनुपयुक्त होती हैं क्योंकि इन हवाओं से तापमान गिर जाता है और वातावरण की नमी भी कम हो जाती है। उत्तरी अमेरिका और साइबेरिया में जहाँ एंटी साइक्लोन्स चलते हैं ठंडे, वहाँ वातावरण ठंडा हो जाता है, तापमान गिर जाता है, हिमपात होता है और इससे फसलों को नुकसान पहुँचता है। जिन क्षेत्रों में शुष्क हवाएं होती हैं उन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि शुष्क हवाएं वाष्पीकरण को बढ़ाती हैं और आर्द्रता को कम करती हैं। वे क्षेत्र जहां तूफ़ानी और चक्रवाती हवाएं चलती हैं जैसे कि फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़, इन क्षेत्रों में जो फसलें उगाई जाती हैं वो इस तरीके से उगाई जाती हैं कि वहाँ पेड़ों की एक बाउंड्री बना दी जाती है। वे पेड़ हवाओं से जो दूसरी फसलें हैं उनको शेल्टर कर लेते हैं। आर्द्रता भी कृषि को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है क्योंकि आर्द्रता डिसाइड करती है कि एनवायरनमेंट में कितनी नमी रहेगी। तो जो एनवायरनमेंट की नमी है वो क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ जब फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट तो लेते ही हैं, वो ज़मीन का पानी यूज़ करते हैं और जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है वो उस क्षेत्र में पानी के वाष्पीकरण को कंट्रोल करती है। तो किसी क्षेत्र की आर्द्रता उस क्षेत्र के जो पौधे होती हैं उन पे प्रभाव डालती है। जैसे कि अगर हम देखें तो कॉटन का जो क्रॉप होता है या कपास जिसे हम कहते हैं, अगर कपास को उगते समय जब उसका विकास हो रहा होता है, फूलों में से जब रुई का विकास हो रहा होता है, उस समय अगर आर्द्रता सही या अनुकूल नहीं होती है तो रुई की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से और भी कई क्रॉप्स हैं जिनके कि अगर विकास के समय सही आर्द्रता नहीं मिलती है तो उनका जो फल होता है या उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आर्द्रता भी एक प्रमुख कारक है किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करने के लिए। पाला या फ्रॉस्ट। जलवायु के अंतर्गत पाला एक ऐसी भौतिक घटना है जिससे कृषि फसलों को भारी नुकसान होता है। जो टेम्परेट जोन की कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूरोप के नेशंस या कनाडा या यूएसए, वहाँ पर कृषि क्रिया पर पाले का विशेष इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। 200 दिन तक पाला रहित क्षेत्र अगर कोई होता है तो वहाँ पर कपास का अच्छा उत्पादन होता है। समुद्र तटीय भाग पाले के प्रभाव से मुक्त रहता है। अधिक ढाल वाली पहाड़ियों पर प्रभाव देखा जा सकता है पाले का। साइबेरिया से लेकर के मंगोलिया तक का जो रीजन है वहाँ पर कृषि क्रिया पर पाला बहुत इम्पैक्ट डालता है। पाला जब अपने यहाँ भी हमारे राजस्थान में या हमारे भारत में भी शीत ऋतु में पाला पड़ने से कई बार गेहूं की फसल और
मटर की फसल और जो ये पालक, मेथी, बथुआ या हरे चने होते हैं, इनकी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मटर की फसल का तो आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा। मटर, चना और जो पत्तेदार फसलें हैं, और इसके अलावा अमरूद जैसी जो हमारे आसपास राजस्थान में, हमारे बूंदी क्षेत्र में होते हैं, इन पर पाले का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वह है प्रकाश तथा धूप या सनलाइट। पौधे के ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए प्रकाश अनिवार्य भौतिक तत्व है, क्योंकि सनलाइट के होने से ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी या पूरी तरीके से नहीं हो सकेगी। तो पौधे और इस प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसलिए अगर सनलाइट अनुकूल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा और पौधों का ग्रोथ और विकास बाधित होगा। गर्मियों की छोटे से हम देखते हैं कि इसीलिए जो दिन की जो लंबाई होती है वह पौधे के वर्धन या पौधे की ग्रोथ पर इम्पैक्ट डालती है। हमने कई बार ये पढ़ा है कि जो पोलर रीजन्स होते हैं या ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, उनमें समर्स बहुत छोटी होती हैं और दिन भी बहुत छोटे होते हैं। तो वहाँ पर जो पौधों की ग्रोथ होती है वो उन्हीं छोटे दिनों में होती है, और इसलिए वहाँ पर जो पौधे होते हैं वो बहुत छोटे लाइफ स्पैन वाले पौधे होते हैं। उष्ण, शीतोष्ण और उपोष्ण पौधे जो होते हैं, इनको ग्रोथ के लिए ये अपने आप को अनुकूलन कर लेते हैं कि हमें जितना सा भी प्रकाश मिलेगा उसमें हम मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करके और अपनी ग्रोथ करेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी या प्रकाश का होना किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करता है। जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वहाँ पर प्रकाश अधिक समय तक रहता है। जहाँ किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ प्रकाश कम समय तक रहता है। इसीलिए ध्रुवीय और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में तापमान के साथ साथ प्रकाश की भी कमी पाई जाती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश के अभाव में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और इसलिए फसलों की भी वृद्धि और पूर्ण विकास नहीं होता। और इसी तरह जब फसलों के पकने का समय होता है तो उस समय भी प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। जो फसलों के पकने के समय अगर सही तापमान और सही प्रकाश मिल जाता है तो फसलों की किस्म, उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जलवायु के जो विभिन्न कारक हैं, जैसे कि तापमान या टेम्परेचर, रेनफॉल या वर्षा, या जिसे हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, वर्षा, उसके अलावा आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, पवनें, उनकी गति, उनका प्रकार और वो किस दिशा से आ रही हैं, वह अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, ये सभी चीज़ें, वर्षा की मात्रा, उसका वार्षिक वितरण, ये सभी चीज़ें किसी क्षेत्र की कृषि पर प्रभाव डालती हैं और उस क्षेत्र के कौन सी फसल उस क्षेत्र में होगी, कितनी फसल होगी, उत्पादकता
और क्या उस फसल की गुणवत्ता होगी, यह सभी चीज़ें, किस तरीके से वो फसल उगाई जाएगी, सिंचित कृषि होगी कि शुष्क कृषि होगी कि आर्द्र कृषि होगी, ये सब चीज़ें उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करती हैं। इसके लिए आप जो रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं वह है कृषि भूगोल। ये डॉक्टर J.N. पांडे और डॉक्टर S.R. कमलेश की द्वारा लिखित बुक है और वसुंधरा प्रकाशन का पब्लिकेशन है। जो असाइनमेंट आपके इस टॉपिक पे है वह है जलवायु के विभिन्न तत्वों के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसको आप उदाहरणों से वर्णन कर सकते हैं। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको कि आप 250 से 500 शब्दों में इसका जवाब दे सकते हैं या इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हमारे आज के ई वीडियो में हमने ये देखा कि क्लाइमेट या जलवायु के कृषि पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु उस क्षेत्र के फसलों पर, उस क्षेत्र के कृषि के प्रकार पर इंटेंसिव होगी कि एक्सटेंसिव होगी, और उस क्षेत्र की कृषि की पद्धति पर कि आर्द्र कृषि है, शुष्क कृषि है, सिंचित कृषि है, इन सब पर प्रभाव डालती है, इनको नियंत्रित और निर्धारित करती है। अपने अगले ई वीडियो में हम धरातल या रिलीफ या टोपोग्राफी का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।